नमस्कार। एमएसएमईज को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन माना जाता है। मौजूदा माहौल में चुनौतियों के बीच नई संभावनाओं को टैप करने के लिए कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। इसी में कारोबार की अहम कड़ी है फाइनेंसिंग, जो कि सभी बिजनेसेस के लिए लाइफलाइन है। इंडस्ट्री में मौजूदा ट्रेंड्स, चुनौतियों और मौकों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गिरीश लूथरा, प्रेसिडेंट फिकी CMSME, सिमरनजीत सिंह, CEO SME एंड रिटेल बिजनेस, आनंद राठी, ग्लोबल फाइनेंस, और साथ ही मौजूद हैं रमेश धर्मा जी, सीनियर एडवाइजर, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत गिरीश जी से। गिरीश जी, मौजूदा ग्लोबल अनिश्चित माहौल और टैरिफ के लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों पर इंपैक्ट को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? एमएसएमई इंडस्ट्री से आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? पूरी वर्ल्ड में अभी आप कह सकते हैं कि देयर इज एन इकोनॉमिक टर्मोइल और पॉलिटिकल टर्मोइल, और वो टर्मोइल का इम्पैक्ट एमएसएमई पर थोड़ा सा इम्पैक्ट इसलिए है ज़्यादा क्योंकि एमएसएमई में जनरली उनके सेफ्टी फैक्टर्स या उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इज ऑलवेज कट टू कट. They do not keep too much of safety margins. So, and it is very obvious in small family businesses and small businesses. और उसके कारण सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कि जो ऑर्डर्स कैंसिल हुए, जो ऑर्डर्स की वजह से चले गए लेकिन पेमेंट्स नहीं आई, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि एनपीए अकाउंट ज़्यादा हो रहे हैं. एनपीए होने के कारण बहुत सारे डेड एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं. बिजनेस भी कम हुआ है, दैट इज अनदर इशू. और वो बिजनेस कम होने के कारण पेमेंट्स साइकिल, पूरी मनी साइकिल रोटेशन की डिस्टर्ब्ड है. सिमरनजीत जी, ये व्यू का दौर है और किसी भी कारोबार के लिए अनिश्चितता सही नहीं होती है. घरेलू मोर्चे पर जहां जीएसटी के जरिए सेंटिमेंट्स को बूस्ट करने की कोशिश की गई है, पर कुल मिलाकर ग्लोबल चुनौतियों और सप्लाई चेन में हो रहे बदलावों के बीच माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस की पल्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं? आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही वॉलेटाइल है. चाहे वो सप्लाई चेन डिसरप्शंस की आप बात कर लो, या ट्रम्प की नीतियों की बात कर लो, या आप टैरिफ वॉर्स जो शुरू हो रखी हैं उसकी बात करो, या फिर आप डिमांड में स्क्वीज की बात करो. तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे कि इन सब चीजों के कारण जो इनपुट कॉस्ट है या जो प्राइस वॉलेटिलिटी है, जो बहुत सी चीजें इनपुट लगती हैं, जो रॉ मटेरियल है फिनिश गुड बनाने के लिए, तो उसकी प्राइस का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है. चाहे आप एल्यूमिनियम की प्राइस की बात करें, एल्यूमिनियम का प्राइस 8 से 10% बढ़ा है. आप कॉपर की प्राइसिंग की बात करें, इवन आपका ऑयल बजट है, वो सब चीजें बढ़ी हैं. तो इससे क्या हुआ है कि इससे जो ओवरऑल इनपुट कॉस्ट है एमएसएमईज की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. आज हम जब एमएसएमई से बात करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत उनको यही आ रही है कि उनको टाइमली क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है इन सब चीजों का, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो या तो फिर आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर, या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो आज की तारीख में सारी एमएसएमईज को, खासतौर पे माइक्रोज को, ये सब चीजें मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उनको टाइमली क्रेडिट के इश्यूज आ रहे हैं, और वो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है आज के दिन. गिरीश जी, चुनौतियों के बीच अवसर भी हैं. ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, लेकिन कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यमियों को समय पर पर्याप्त मात्रा में और रीजनेबल रेट्स पर फंड्स की उम्मीद है. आप फॉर्मल फाइनेंसिंग गैप को कैसे देखते हैं? certain policy issues are to be intervened as well. हुआ क्या है कि जो बैंक्स को एमएसएमई को फंडिंग करने में एफर्ट ज़्यादा है और अमाउंट्स कम होते हैं, तो बैंक्स के लिए इट बिकम्स अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर, बिकॉज उनके खुद के केपीआईज मीट करना टू डू सर्टन बिजनेस उनको चैलेंजेस लगते हैं. इसको कवर अप करने के लिए आरबीआई ने कुछ पॉलिसीज डिक्लेयर की थी, और अभी तक ये कहा था कि एटलीस्ट 7.5% ऑफ द टोटल lending should go to MSME, especially micro and small. लेकिन हो क्या रहा है कि वो अभी सारे बैंक्स की वो लिमिट पहुंच चुकी है, तो अभी उनको मोटिवेट करने के लिए या तो आरबीआई विल हैव टू इंक्रीज द लिमिट कि भाई उसको 10% या 12% किया जाए,
ताकि वो एक कंपल्शन रहे कि उसके ऊपर काम करना है। फॉर्मल लैंडिंग गैप लास्ट 1 साल में बढ़ा है। इनफॉर्मल लैंडिंग जो है उसके रेट्स ज़्यादा होने के कारण इट बिकम्स टू एक्सपेंसिव फॉर MSMEs टू वर्क। सो गैप फंडिंग इज अ मेजर चैलेंज दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन। रमेश जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में बिजनेस मॉडल्स लगातार इवॉल्व और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। फाइनेंसिंग के मोर्चे पर आप क्या नजरिया रखते हैं? कैसे कदमों की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि एमएसएमई के बारे में हम काफ़ी बात करते हैं कि ये इतना बड़ा सेक्टर है, इतना जॉब्स क्रिएट करता है, इतना जीडीपी को ऐड करता है और इंक्लूसिव ग्रोथ करता है, मगर एमएसएमईज को पैसे नहीं मिलते। द प्रॉब्लम इज काफ़ी इनफॉर्मल है। अभी आप मैं बैंकर्स पर्सपेक्टिव से देखूँ तो बैंकर्स आर वेरी कीन ऑन सपोर्टिंग द एमएसएमईज बिकॉज उनमें रिस्क स्प्रेड हो जाता है एंड दे गेट ह्यूज वॉल्यूम्स। बट द प्रॉब्लम इज ये इनफॉर्मल नेचर ऑफ द एमएसएमईज में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज असेसिंग एन एमएसएमई इज अ रियल चैलेंज। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो गैप है, आजकल बताते हैं कि देर आर मोर देन 25 ट्रिलियन रुपीस गैप है एमएसएमई सेक्टर में, क्रेडिट गैप है, फंडिंग गैप। तो इसको एड्रेस करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस। ये फर्स्ट टाइम बोरोवर जो है या फिर फर्स्ट टाइम क्रेडिट न्यू टू क्रेडिट है या फिर रूरल सेक्टर है, सेमी अर्बन, सबको इंक्लूड करने की कोशिश हो रही है। रमेश जी, देखा जाए तो फॉर्मलाइजेशन का दायरा बढ़ रहा है। उद्यम पर आंकड़ा 7 करोड़ को पार कर गया है। मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा है। ऐसे में कैश फ्लो आधारित मॉडल से समीकरण कैसे बदल रहे हैं और कैसे बदलेंगे, आपकी राय? ये जो कैश फ्लो बेस्ड मॉडलिंग मॉडल है बहुत बढ़िया मॉडल है बिकॉज इसमें क्या होता है कि देखो अब आप देखेंगे, अभी बैंकर को लोन देना है तो फ्यूचर एस्टिमेट्स के ऊपर लोन देता है, मगर कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग में क्या होता है, उसको पता चलता है कि उसका कैश फ्लो कितने आने वाले हैं, उसका ऑर्डर कितने आए हैं, वो कब एग्जीक्यूट करेगा, उसके पैसे कब आएंगे। तो इट्स ए वेरी डेफिनेट थिंग इन कैश फ्लो लेंडिंग मॉडल एंड मेरे ख्याल से काफी काम हो रहे हैं एनबीएफसी में भी, बैंक्स में भी, और एक अपना हमारा गवर्नमेंट का सहाय पोर्टल है, जम सहाय पोर्टल, उसमें भी काफी काम हो रहा है कि वेर यू कैन कैप्चर दी कैश फ्लोज एंड लेंड अगेंस्ट इट। एक्चुअली दिस इज द वे फॉरवर्ड। इफ आप देखेंगे अगर फॉरेन कंट्रीज में ये टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल काफी कम देते हैं, वो लोग मोस्टली कैश फ्लो बेस्ड फंडिंग करते हैं, अभी से नहीं बहुत साल से। तो इंडिया में भी आ रहा है, बट इसमें एक चैलेंज ये है कि मोस्ट ऑफ द एमएसएमई जिसको पैसा चाहिए वो ये इसमें नहीं आ सकता बिकॉज उनका तो कैश फ्लो तय नहीं होता। मोस्ट ऑफ द उनका जो कैश फ्लो से वो डॉक्यूमेंट ही नहीं होते हैं। एनबीएफसी, न्यू एज एनबीएफसी काफी दे आर यूजिंग ऑल द अवेलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है उसको सब लिवरेज करके दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द लास्ट माइल ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल इनफॉर्मल सेक्टर लेंडिंग। ट्रेड्स की बात करते हैं, ट्रेड्स तो चालू हुआ 10 साल पहले थोड़े साल में काफी कम ट्रैक्शन हुआ था, बट अभी अब तो बहुत ट्रैक्शन हो रहा है और गवर्नमेंट भी काफी इंटरेस्ट ले रही है और ट्रेड्स भी नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। सिमरनजीत जी, विकसित भारत के सफर में एमएसएमईज की भूमिका खास होगी। ऐसे में उद्यमियों के लिए फंडिंग और खासकर कैश फ्लो आधारित लेंडिंग के पोटेंशियल को आप कैसे देखते हैं? आज अगर हम बेसिक चीजों पे ध्यान दें तो आज हमारा एक जो माइक्रो लेंडर होता है, जो माइक्रो वाला एमएसएमई वाला जो कस्टमर है, वो एक दुकान, छोटी दुकान चला रहा है या एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चला रहा है, तो उसके पास इतना इक्विपमेंट्स नहीं होती कि वो पूरी बैलेंस शीट को मेंटेन कर पाए, पीएनएल को बना पाए। तो उस वजह से क्या होता है कि जो बैंक्स हैं वो बेसिक चीजों के ऊपर लेंडिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी कभी भी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती। तो यहाँ पे जो है वो कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग काम आती है। कैश फ्लो असेस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो आप जीएसटी से भी डेटा उठा सकते हो, आप यूपीआई ट्रांजैक्शन का अगर उसका कोई डेटा है आप वहां से भी उठा सकते हो, उसके रिसीवेबल्स का डेटा हो सकता है, उसकी सप्लाई चेन्स का डेटा हो सकता है, उसकी इनवॉइसिंग का डेटा हो सकता है। तो ये आज की डेट में ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आ गए हैं जिससे आप कैश फ्लो उठा सकते हो। ये तो हो गया अगर आपके पास फॉर्मल कैश फ्लोज आ रहे हैं, बट कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि आपके पास फॉर्मल कैश फ्लोज लिमिटेड होते हैं और आपको इनफॉर्मल तरीके से एमएसएमईज को असेस करना पड़ता है कि ये किस तरीके के कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं। तो वो ग्राउंड पे जाके एमएसएमईज से मिल के 2-3 घंटे वहां पे लगा के तो उसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझ के ही
आप लगा पाते हो कि हाँ यार इसके कैश फ्लोज किस तरीके से हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम इसको कितना लेंड कर सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं बैंक्स की बात करूं, वो बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर ले रहे हैं कैश फ्लोज को लेकर। एनबीएफसीज हैं जो न्यू एज बैंकिंग स्ट्रीम्स में आ रहे हैं, जो फिनटेक कंपनीज आ रही हैं, वो इस कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग का बहुत ज्यादा सहारा ले रही हैं, बट अभी भी इसको प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गिरीश जी, एमएसएमईज के स्ट्रेस खातों को लेकर आपका क्या आकलन है? अनिश्चित माहौल में एसएमए यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट परेशानियों को बढ़ा देता है। एमएसएमईज जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और जेन्युइन है, उन्हें सपोर्ट करना कितना जरूरी है? See, with उद्यम कमिंग इनटू प्लेस, बहुत सारे लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करना, एंड एज राइटली सेड देयर आर सो मेनी डेटा पॉइंट्स टू चेक द क्रेडिबिलिटी अगर अच्छी है तो मेरे हिसाब से एनपीए का फॉर टाइम बीइंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 or 2 years 180 डेज तक की लिमिट अगर कर सकें तो एसएमई वुड बी एट ग्रेट support, and the stress accounts will go down. Government gave a good support by 45-day payment cycle boost within the country. तो वो जो देश के अंदर हुआ है, अभी वो विदेश पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं कि पेमेंट के ऊपर हम कंपल्शन करें। इसका फ़ायदा उठा के लोगों ने पेमेंट्स डिले भी किए हैं, ये मौके का फ़ायदा उठा के, विच इज़ वेरी बिजनेस लाइक, इट हैपन्स। सो उसके लिए I think the tenure increase is only one of the solutions which I think of it right now. सिमरनजीत जी, ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार पेमेंट में देरी या फिर कुछ ऐसे कारण होते हैं जो उद्यमियों के कंट्रोल में नहीं होते हैं और उनका खाता एसएमए में आ जाता है, जिससे वो उलझ जाते हैं। जमीनी स्तर पर आपका अनुभव क्या कहता है? एसएमए दो ही वजह से होता है, या तो विलफुल डिफॉल्ट हो, आदमी के पास पैसा है और आदमी पैसा नहीं देना चाहता, या दूसरी चीज ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं फंस गया है। तो इन दोनों ही तरीकों में अगर विलफुल डिफॉल्ट की बात करूं तो आरबीआई बहुत कड़े कदम उठा रहा है विलफुल डिफॉल्ट को रोकने के लिए, बट कुछ ऐसे कारण भी हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं किसी भी एमएसएमई के। तो आज की डेट में जैसे बैंकों को या इवन एनबीएफसीज को इसको समझना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं कि हम अगर मान लीजिए कि जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम उसके साथ उसको हेल्प करते हैं। अभी एसएमए 1-2 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एसएमए 1 तब आता है जब आप 30 से लेकर 60 दिन के अंदर आपका पेमेंट करते हो। एसएमए 2 तब आता है जब आप 60 से लेकर 90 दिन तक का आपका पेमेंट डिले होता है और उसके बाद एनपीए होता है। तो एसएमए 1 और एसएमए 2 में अगर कोई भी अकाउंट रहता है और वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है तो हर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम को समझे, उसकी हेल्प करे और उसको किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं वो सब चीजें सोचनी चाहिए। ये तो हो गया अगर एसएमए 2 तक है। उसके बाद अगर एनपीए अकाउंट हो गया तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसपे हम उसको उससे बाहर निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए एक तो रीस्ट्रक्चरिंग है जो कि नॉर्मल है कि हाँ उसको अगर उसकी कैश फ्लोज के इश्यूज आ रहे हैं तो उसको या तो उसको मॉरेटोरियम दे दिया गया या उसकी टेनर बढ़ा दी गई जिससे उसके कैश फ्लोज मैनेज हो जाएं, या फिर अगेन उसकी असेसमेंट करके कि वो कितनी तकलीफ में है, वो कैसे बाहर आ सकता है। अगर आप उसको कुछ इंक्रीमेंटल फंडिंग दे पाए या ब्रिज फंडिंग दे पाए जिसके माध्यम से वो बाहर आ पाए, तो ये सब चीजें बैंकों और एनबीएफसी को करनी चाहिए इन सबको सपोर्ट करने के लिए। रमेश जी, डिलेड पेमेंट्स पर गेम काफी क्लोजली काम कर रहा है। इस मोर्चे पर आपकी रिपोर्ट्स भी आई हैं। लेटेस्ट ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, डिलेड पेमेंट जो प्रॉब्लम है, बिफोर दैट ये जो एसएमए 1, एसएमए 2, एसएमए 3 होता है, आप देखेंगे कि काफी प्रॉब्लम्स होते हैं व्हेन द suppliers to the government and public sector enterprises. The latest trend is governments are also coming on the TReDS platform. तो मैंने देखा कि तमिलनाडु आया है, गोवा आया है, बाकी के गवर्नमेंट्स भी आ रहे हैं। दैट इज एक्चुअली अ बिग बूस्टर टू इट। अगर डिलेड पेमेंट टाइम पे आ जाएगा, क्रेडिट टाइम पे आ जाएगा तो 1.5% जीडीपी तक हमारा ये जीडीपी बढ़ सकता है। यानी भुगतान में देरी एमएसएमईज की बड़ी चुनौतियों में शुमार है। इसको लेकर कई कदम उठाए गए हैं और पिछले दिनों ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ओडीआर की पहल भी की गई है। आइए अब सिमरनजीत जी का रुख करते हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि विमेन ओन्ड एमएसएमईज की जहां तक बात है उनमें क्रेडिट गैप और भी ज्यादा है। इसके लिए किस तरह के अतिरिक्त मेजर्स की जरूरत होगी? सबसे पहले तो हमें ये कारण समझने पड़ेंगे कि विमेन लेड एमएसएमईज का गैप क्यों है। अगर आज की डेट में अगर आंकड़ों की बात करें
तो विमेन लेड एमएसएमईज में जो क्रेडिट गैप है वो 35% का है, जबकि मेन में 20% का है। तो वुमेन और मेन में पहले तो डिफरेंस है। अब डिफरेंस किस वजह से आ रहा है उस चीज को समझना पड़ेगा। पहली चीज जो कारण ये है कि अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वुमेन एमएसएमईज में वो काफी कम है। अगर उन मोस्ट ऑफ द वुमेन एनबीएफ्स जो एमएसएमई चला रही हैं वो न्यू टू बैंक होती हैं, उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। आज अगर आप चाहे बैंक की बात करो या एनबीएफसीज की बात करो, वो ज्यादातर अगर लोन देती हैं तो पहले क्रेडिट हिस्ट्री समझ के ही लोन देती हैं। तो उनकी अगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके वो फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स उनकी वहीं की वहीं रह जाएगी। हिंदुस्तान में आज की डेट में भी जो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के लोन मिल रहे हैं। सिक्योर्ड के लिए आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है जिसके अगेंस्ट आपको लेंडिंग होती है या पैसा मिलता है। तो वो लेंडिंग पैसा तब मिलता है अगर आपके पास कोई ना कोई ओनरशिप हो, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो। तो आज की डेट में जो ओनरशिप है, एसेट ओनरशिप की भी बहुत कमी है। लेडीज के नाम पे आज भी हिंदुस्तान में लोग एसेट नहीं लेना चाहते। इस गैप को भरा कैसे जा सकता है? देखिए, सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं इस चीजों को बढ़ावा देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे अगर मैं एसेट ओनरशिप की बात करता हूं तो स्टैंप ड्यूटी का जो डिस्काउंट है, अगर आप एक लेडी है, अगर आप एमएसएमई ओनर हो, आप एक लेडी, आप एक ओनरशिप है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट्स है वो लेडीज को अलग से दिया जा रहा है। तो ये काफी चीजें हैं जो सरकार ने चलाई हैं इस चीज को, गैप को जो है वो कम करने के लिए। जितनी भी हम वुमेन लेड एमएसएमईज के लिए काम कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जो सरकार को और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू हमें ये चीज अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। एसएमई एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात एसएमई लिस्टिंग की और पॉलिसी सपोर्ट की। हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। चुनौतियों के बीच हम कारोबार को अगले चरण पर ले जाने पर फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गिरीश लूथरा, सिमरनजीत सिंह और रमेश धर्मा जी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गिरीश जी, एमएसएमईज में इक्विटी कल्चर को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? देखा जाए तो आईपीओ, फंड रेजिंग के साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग के मोर्चे पर मददगार हो सकता है। आपकी क्या राय है? एसएमई प्लेटफॉर्म्स बने एनएसई में, बीएसई में, उसके अंदर ज्यादातर देखा गया है कि मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो थी वो ज्यादा उसमें प्रेजेंट हुई, स्मॉल लिमिटेड थी और माइक्रो बिल्कुल नहीं था। तो माइक्रो के लिए तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। Small or medium enterprise, yes, they have that route and they are using that route, which is in favor of larger interest. But again, उसकी cost versus ये वो सिर्फ medium scale और small में set हो रही है। Micros में micro funding के ऊपर अभी भी NBFCs काफी काम कर रही हैं। So I think that is still a better route. एक आइडिया ये आ रहा है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर एमएसई में फंडिंग इवैल्यूएशन के ऊपर अगर कोई एआई सॉफ्टवेयर बन सके, अ कंप्लीट एआई सॉल्यूशन, दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। सिमरनजीत जी, हमने कई पहलुओं पर बात की है। चलते हुए आप पॉलिसी सपोर्ट पर कुछ बात रखना चाहेंगे? ऑल्दो गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया है, बट जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लेके आए। अगर अभी अप्रैल की बात करें तो क्रेडिट गारंटी स्कीम का टिकट साइज भी बढ़ाया गया, उसका दायरा भी बढ़ाया गया। तो मेरे को बट एक चीज लगती है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी लेंडर इंस्टीट्यूट है, जो पार्टिसिपेटिंग लेंडर इंस्टीट्यूट है, उसको उसका पार्ट बनना पड़ता है। तो जिसके की नॉर्म्स जो है वो काफी सख्त है, जिसकी वजह से बहुत ही लिमिटेड एनबीएफसीज या बहुत ही लिमिटेड बैंक इसका पार्ट बन पाते हैं। तो मेरा अगर ये रहेगा कि उसके नॉर्म्स को कहीं ना कहीं रिलैक्स किया जाए, ताकि जो नई न्यू एज एनबीएफसीज हैं या जो टेक कंपनीज हैं वो भी पार्ट कर पाए, उसको उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। क्योंकि आज की डेट में एनबीएफसीज और न्यू एज फिनटेक कंपनीज का कनेक्ट बहुत जबरदस्त है। इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, टियर 3, टियर 4, टियर 5 टाउन्स तक भी ये पहुंच गई हैं।
क्रेडिट गारंटी स्कीम की भी बात करेंगे तो उसमें भी क्या है कि आपका एक लिमिटेड एक्सपोजर ही गारंटी होता है, जो कि आज 70-75% है। अगर हम इस लिमिट को भी बढ़ा पाए, अगर 90-95% कर पाए, तो देन ऑल्सो हम डिफरेंट एनबीएफसी और बैंक्स के लिए इसको अट्रैक्टिव बना पाएंगे। आप बैंकों की बात करते हैं तो बैंकों में आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स का एडवांटेज है। वहां पे अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काम कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ फंड का एडवांटेज मिलता है, और एमएसएमई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है। जबकि एनबीएफसीज को इस टाइम पे कोई कॉस्ट ऑफ फंडिंग का एडवांटेज नहीं है। अगर वो एमएसएमई में फंड करना चाहती है, किस तरीके से करना चाहती है, तो बहुत ही लिमिटेड एवेन्यूज हैं उसको कॉस्ट ऑफ फंड कम करने के लिए। तो अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दे कि जो एनबीएफसीज हैं, जो एमएसएमई को फंड करना चाहती हैं, उसको किस तरीके से लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स पे पैसा दिलवाया जाए, ताकि अल्टीमेटली लेंडिंग जो इंस्टीट्यूट है वो आगे पैसा सही ढंग से बांट सके। गिरीश जी, दौर बदल रहा है तो नई रणनीति और नई सोच की जरूरत है। आपका इंडस्ट्री के लिए क्या मैसेज होगा? हम इंडस्ट्री में से भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स, अगर हम वो वाइल्ड गूज एंड डकलिंग थियरी ऑफ जापान पे काम करें, जहां पर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे छोटे माइक्रोस की और स्मॉल की एक लार्जर एंटरप्राइज अपने सिर पे लेता है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो हम ये फाइनेंशियल लिटरेसी की जो थोड़ी बहुत ही चैलेंज है, वो चैलेंज को तो अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। और आखिर में रमेश जी, आप ब्याज दरों की चाल को कैसे देख रहे हैं? इस प्रतिस्पर्धी दौर में उद्यमियों को क्या उम्मीद करनी चाहिए? आरबीआई भी पॉजिटिव अप्रोच रख रहा है, स्टेबल अप्रोच रख रहा है, तो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी। बट द प्रॉब्लम इज, इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं, ओनली द बिगर पीपल गेट बेनिफिट। जो इनफॉर्मल लेंडिंग है, विमेन कर रहे हैं, या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनके लिए काफी कुछ राहत नहीं मिलता है, बिकॉज उसमें बैंकर्स सी अ लॉट ऑफ रिस्क इन लेंडिंग टू दीज पीपल। सम स्टेट्स दे आर गिविंग सबवेंशंस, इंटरेस्ट सबवेंशंस मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफी स्कीम्स थी, और उनका प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन भी कम होता है। सो दीज आर सम ऑफ द वे इन विच the burden is lessened for women entrepreneurs and small micro enterprises. So interest rates is going in the right direction, but again, what our challenge is, how do MSMEs in the micro and informal sector get affected by the changes in the positive direction of the interest rates? एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए गिरीश लूथरा, सिमरनजीत सिंह और रमेश धर्मा जी, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।